है माई सेल्फ विदेश। मैं CGPSC मेंस के 4th पेपर के फर्स्ट पार्ट जो 75 नंबर का आता है उसके फिजिक्स क्वेश्चन पर एक वीडियो बना रहा हूँ। लास्ट ईयर मेरे सबसे पहले तो मेरा क्वालिफिकेशन है, मैं MSc फिजिक्स हूँ और ये सिर्फ हेल्प के तौर पे वीडियो बना रहा हूँ। तो इसमें लास्ट ईयर 15 नंबर का एक फुल क्वेश्चन आया था। फुल क्वेश्चन क्या आया था कि प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, इसके नियम लिखिए, देहली आवृत्ति किसे कहते हैं, कार्यफलन किसे कहते हैं, और साथ में आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत ऊर्जा समीकरण को भी साथ में पूछा था इसमें। तो 15 नंबर का फुल क्वेश्चन आया था, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि लास्ट ईयर 15 नंबर का फुल क्वेश्चन आ गया था तो इस साल नहीं आए। तो इससे 15 नंबर के फुल क्वेश्चन को इतने सारे टॉपिक मिला के बनाया हुआ है, एक ही टॉपिक के भिन्न भिन्न पोर्शन को मिला के बनाया हुआ है। तो हो सकता है 2 नंबर के भी क्वेश्चन बन सकते हैं, 4 के भी बन सकते हैं, 8, 10 के भी बन सकते हैं। ठीक है, बहुत बड़ा टॉपिक है, तो मैं कोशिश करता हूँ इसको समझाने की। ये वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा, लेकिन तभी मैं सबसे पहले तो इसको मैं सारांश के तौर पे समराइज़ करके एक स्टोरी वाइज बता देता हूँ कि ये प्रकाश विद्युत प्रभाव है क्या, उसके बाद नोट्स से देख लेंगे। ठीक है, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव होता क्या है? जब किसी धातु की सतह पर विकिरण आपतित होती है या प्रकाश आपतित होती है तो उस धातु की सतह पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उस विकिरण से ऊर्जा को अवशोषित करके उत्सर्जित होने लगते हैं। यानी धातु की सतह पे जो इलेक्ट्रॉन थे वो प्रकाश आपतित हुई, उससे ऊर्जा लिए और ऊर्जा लेने के बाद वो उत्सर्जित होने लगते हैं। ठीक है, तो यही प्रकाश विद्युत प्रभाव है कि किसी धातु की सतह पर प्रकाश का आपतित होना और इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होना, यही प्रकाश विद्युत प्रभाव है। तो यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे कि तीव्रता क्या होती है, ऊर्जा क्या होती है, फोटान क्या होते हैं। ठीक है, तो उसको नोट से देखते हैं तो एक एक करके अच्छे से समझ आएगा। प्रकाश विद्युत प्रभाव, जब किसी धातु की सतह पर उचित आवृत्ति का प्रकाश आपतित किया जाता है तो उस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव या प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहते हैं तथा जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं उन्हें प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं। चित्र से देख लेते हैं। जब किसी धातु की सतह पर प्रकाश विकिरण आपतित की जाती है तो उस धातु की सतह पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं तथा उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन को प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, तो पिछले साल 15 नंबर में क्वेश्चन आ गया था, अगर ये 4 नंबर में ही पूछ देता है प्रकाश विद्युत प्रभाव किसे कहते हैं तो ये 4 लाइन बहुत कम हो जाती है। तो इसके साथ हम बता देंगे इसकी प्रायोगिक व्याख्या। ठीक है, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव को सर्वप्रथम देखा था, इस घटना का सर्वप्रथम अध्ययन किया था हर्ट्ज ने 1887 में, लेकिन इसका प्रयोग के द्वारा इसकी व्याख्या की थी हॉलवेक्स में, और उस हॉलवेक्स की ये प्रायोगिक व्याख्या है। ठीक है, ये पूछेगा तभी बनाना है, नहीं पूछेगा तो नहीं बनाना है, नंबर के अकॉर्डिंग रहेगा, यानी मार्क्स देख कर हमको इसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो मैं ऊपर से इस फिगर को थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। प्रकाश विद्युत प्रभाव की प्रायोगिक व्याख्या ऐसे की गई कि इसमें एक विसर्जन नलिका होती है। विसर्जन नलिका को भी डीप में आप लोग पढ़ेंगे बुक वगैरह में, क्योंकि गैसों में विसर्जन भी आपके मेंस के सिलेबस में है। तो ये एक विसर्जन नलिका है। ठीक है, उस पर और ये इस विसर्जन नलिका को, जिसमें कैथोड और एनोड 2 प्लेटें होती हैं, उसको एक बैटरी के द्वारा जोड़ा गया है, बैटरी का माइनस और बैटरी का प्लस, और इस बैटरी का संबंध धारा मापी से करते हुए वापस इसका विसर्जन नलिका से जोड़ देते हैं। तो इसकी प्रायोगिक व्याख्या में 3 चीज़ें हैं, 3 टर्म्स हैं। पहला विसर्जन नलिका, बैटरी और धारा मापी। विसर्जन नलिका की जो प्लेट माइनस से जोड़ोगे वो कैथोड रहेगी, जो प्लेट प्लस से जोड़ोगे वो एनोड रहेगी। तो हुआ ये कि जब हॉलवेक्स ने कैथोड सिरे पर, कैथोड की प्लेट पर पहले तो उसने देखा कि जब पराबैंगनी प्रकाश आपतित नहीं किया जा रहा था तो इस परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो रहा था। लेकिन क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि देखो C और A के बीच का जो परिपथ है वो टूटा हुआ है, ब्रेक है, तो विद्युत धारा कैसे प्रवाह होगा? विद्युत धारा का प्रवाह क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के यहाँ आए, लेकिन यहाँ से यहाँ नहीं जा पा रहे हैं कि वो प्लस पे जा पाएँ और विद्युत धारा का निर्माण हो पाए। तो उसने देखा कि जब पराबैंगनी किरणों को मैं C पर आपतित करता हूँ, कैथोड पर आपतित होता हूँ, तो उस कैथोड से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। ऑलरेडी बैटरी लगी हुई है, पराबैंगनी प्रकाश आपतित हुआ तो यहाँ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होना चालू हो गया। अब इलेक्ट्रॉन में क्या होते हैं? निगेटिव चार्ज होते हैं, वो किसकी ओर आकर्षित होंगे? पॉजिटिव चार्ज यानी एनोड की ओर। तो ये परिपथ पूर्ण हो जाता है। तो उसने देखा कि निश्चित है कि धातु की सतह पर पराबैंगनी किरणें आपतित होने के बाद वहाँ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हुआ होगा, तभी इसमें विद्युत धारा का प्रवाह हुआ। तो यही प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या है। ये इतना IMP नहीं है, नंबर को देख के ही हमको इसको बनाना है। इसके बाद है प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम।
ठीक है। इसके बाद है प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम। ये नियम भी साथ में ही पूछा है, अलग से भी पूछ सकता है 4 नंबर या 8 नंबर में। ठीक है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ना। तो इसके लिए सबसे पहले इस फिगर को याद रखना। ये धातु की सतह है, ये धातु है पूरा, और ये ऊपर की जो प्लेट है धातु की सतह है। इसमें प्रकाश किरण आपतित हुई प्रकाश फोटानों से मिलकर बना होता है। ये आगे है डिटेल में, तो वहाँ समझ आ जाएगा। तो फोटान आपतित हो रहे हैं, यानी प्रकाश आपतित हो रही है, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं। फोटान की ऊर्जा होती है h न्यू, और जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन है उसकी ऊर्जा है ½ mv²। आगे पूरा डिटेल है इसका। ठीक है, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के 4 नियम दिए गए हॉलबेक्स के द्वारा। ठीक है, उसमें से पहला नियम ये है, ये कहता है कि धातु की सतह पर विकिरण के आपतित होते ही धातु की सतह पर विकिरण के पहुँचने और प्रकाश इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन में कोई समय पश्चाता नहीं होती। फिर से बोल रहा हूँ, धातु की सतह पर विकिरण के पहुँचने, धातु की सतह पर विकिरण के पहुँचने और प्रकाश इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के बीच कोई समय पश्चाता नहीं होती। इसका मतलब ये है कि जैसे ही फोटान आपतित होगा वैसे ही इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, सेकेंड का टाइम भी यहाँ वेस्ट नहीं होता है। इसलिए बोला गया है कि कोई समय पश्चाता नहीं होगी, जैसे ही फोटान आपतित वैसे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित, कोई टाइमिंग नहीं लगेगा। सेकेंड, ठीक है, इसका दूसरा नियम है। अब जो हमने ये तो देख लिया पहले नियम में कि आपतित हुआ इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लग गया, तो इस इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी और इस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी होगी। तो उसके लिए 2 नियम और बने, दूसरे और तीसरे नियम। एक उसकी ऊर्जा को बताएगा जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहा है, और एक उसकी संख्या को बताएगा कि ये किस पर निर्भर करता है। तो फोटान की प्रकाश की 2 क्वालिटी याद रखना आप लोग, क्या क्या इसकी क्वालिटीज़ रहेंगी। ठीक है, तो फोटान की प्रकाश की 2 क्वालिटीज़ को देख के, 2 प्रॉपर्टीज़ को देख के हमको 2 नियम बनाने हैं। एक तीव्रता रहेगा, एक आवृत्ति। आपतित प्रकाश की तीव्रता और आपतित प्रकाश की आवृत्ति कहेंगे उसको। और जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसको उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा और उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की संख्या कहेंगे। तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा रहती है वो इन दोनों में से एक पर निर्भर करेगी, दूसरे पर निर्भर नहीं करेगी। और जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो भी इन दोनों में से एक पर निर्भर करेगी, दूसरे पर निर्भर नहीं करेगी। तो इससे हम 2 नियम बनाएंगे। तो देखिए दूसरा नियम, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा आपतित फोटान की आवृत्ति पर निर्भर करती है। जो ये उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन है ना, उसकी जो ऊर्जा रहती है वो आपतित फोटान की आवृत्ति पर निर्भर करती है, न कि उसकी तीव्रता पर। फिर से बोल रहा हूँ, आपतित प्रकाश की 2 प्रॉपर्टीज़ में बोला था, तीव्रता और आवृत्ति। तो ये बताना है कि जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है, जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है वो आपतित फोटान की आवृत्ति पर निर्भर करती है, न कि उसकी तीव्रता पर। आवृत्ति मतलब जो मैंने इसको रिपीटेशन जल्दी जल्दी किया है ना, यानी ये उसकी आवृत्ति बता रहा है। इसकी ऊर्जा पर निर्भर नहीं करती, उसकी तीव्रता पर निर्भर नहीं करती, सिर्फ इसकी आवृत्ति पर निर्भर करती। फिर से बोल रहा हूँ, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है, इसलिए मैंने इलेक्ट्रॉन को अभी थोड़ा ऊपर बनाया क्योंकि इसकी ऊर्जा ज़्यादा है। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है वो आपतित फोटान की आवृत्ति पर निर्भर करती है, न कि ऊर्जा पर। तीसरा नियम जस्ट इससे थोड़ा अलग हो जाएगा। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है, न कि उसकी आवृत्ति पर। तो देखो, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा है यहाँ पे, तो ये संख्या किस पर निर्भर कर रही है, आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर कर रही है, न कि उसकी आवृत्ति पर। ठीक है, जैसे 2 बनाया ना, तो ये तीव्रता को बता रहा है, और इसका रिपीटेशन मैंने जल्दी जल्दी कर रहा है तो ये आवृत्ति को बता रहा है। तो ये 2 नियम क्या है, 12th के बच्चे भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसके लिए हम ये चित्र को याद कर लेते हैं। संख्या किस पर डिपेंड कर रही है, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या किस पर डिपेंड कर रही है, आपतित फोटान या आपतित प्रकाश की तीव्रता पर। ज़्यादा लाइन खींचा है मैंने तो ज़्यादा तीव्रता। ठीक है, और उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है वो आपतित फोटान की आवृत्ति पर निर्भर करती है, न कि उसकी तीव्रता पर। तो ये 3 नियम हो गए। चौथा नियम, ठीक है। तो चौथे नियम के लिए प्रश्न ये उठता है कि जैसे ही प्रकाश आपतित हुआ, फोटान आपतित हुआ, क्या इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होना चालू हो जाएंगे हमेशा? क्या ऐसा होगा? तो ऐसा नहीं होगा। इसके लिए एक कंडीशन होती है, एक पाबंदी होती है। इसकी पाबंदी ये होती है कि धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन, ध्यान से देखिएगा, ये 2 नंबर के क्वेश्चन में अलग से भी पूछ सकता है कि देहली आवृत्ति से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो ये नियम में चौथे नंबर पे, धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन तभी संभव है, हमेशा संभव नहीं है। धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन तभी संभव है जब आपतित प्रकाश की आवृत्ति यानी
मतलब आपतित फोटॉन की आवृत्ति एक न्यूनतम आवृत्ति से अधिक हो, इसे देहली आवृत्ति कहते हैं। यानी मतलब इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन तभी संभव है जब आपतित फोटॉन या आपतित प्रकाश की आवृत्ति एक न्यूनतम आवृत्ति से अधिक हो। मान लीजिए आपतित प्रकाश की आवृत्ति, आपतित विकिरण या फोटॉन की आवृत्ति मान लेते हैं 50 है, ठीक है। तो इसका ये नियम है कि अगर ये इसकी देहली आवृत्ति है 50, यानी वह न्यूनतम आवृत्ति है जिसके ऊपर ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो पाएंगे। अगर आपतित प्रकाश की आवृत्ति 49 या इससे कम होगी तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन वो नहीं कर पाएगी। तो वही न्यूनतम आवृत्ति यानी 50 को न्यूनतम बोलेंगे हम लोग, क्योंकि उससे कम में काम नहीं बन रहा है, 50 न्यूनतम हुआ, ठीक है। ये एग्जाम्पल है। तो आप धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन तभी होगा जब आपतित प्रकाश की आवृत्ति एक न्यूनतम आवृत्ति से अधिक हो। ये न्यूनतम आवृत्ति है, इससे अधिक 51, 52, 53 होनी चाहिए, न कि 49, 48, 47 होनी चाहिए। तो इस न्यूनतम आवृत्ति को ही देहली आवृत्ति कहते हैं। दूसरे शब्दों में इसको ये बोल सकते हैं कि देहली आवृत्ति वह न्यूनतम आवृत्ति, न्यूनतम फिर से बोल रहा हूँ, मिनिमम, देहली आवृत्ति वह न्यूनतम आवृत्ति है जिससे कम आवृत्ति के प्रकाश से धातु सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन संभव नहीं हो सकता। मतलब देहली आवृत्ति से कम आवृत्ति का प्रकाश अगर आप धातु की सतह पर आपतित करोगे तो वो इस योग्य नहीं होगा कि वो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कर सके। उसकी न्यूनतम आवृत्ति होनी ही चाहिए, उस न्यूनतम से अधिक पर ही वो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करेगा, जिसे देहली आवृत्ति कहते हैं। ये मोस्ट IMP है, 2 नंबर 4 नंबर में भी पूछ सकता है। अब कार्यफलन, ठीक। तो कार्यफलन के लिए क्या होता है कि डेफिनेशन क्या होती है, किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए आवश्यक फोटॉन की न्यूनतम ऊर्जा को धातु का कार्यफलन कहते हैं। अलग अलग धातुओं के लिए कार्यफलन भी अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे हमने देहली आवृत्तियों क्या बताया था कि उस न्यूनतम आवृत्ति से कम आवृत्ति में इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं हो सकता, वैसे ये ऊर्जा के फॉर्म में है कार्यफलन। दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, वो आवृत्ति के रूप में बताया गया था, ये ऊर्जा के रूप में बताया गया था। इसमें यह बताना है कि जो फोटॉन आप आपतित कर रहे हो उसकी ऊर्जा को उस न्यूनतम ऊर्जा से अधिक होना चाहिए जो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कर सके। उस ऊर्जा से कम अगर फोटॉन की ऊर्जा होगी तो वह इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं कर पाएगा, उस ऊर्जा से अधिक होगी तभी वो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कम हो पाएगा। तो इस आवश्यक ऊर्जा को ही कार्यफलन कहते हैं और इसे फाई के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसके बाद है IMP, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। ये 8 नंबर में भी पूछ सकता है, 10 नंबर में भी पूछ सकता है। ये थोड़ा लॉन्ग बनता है। वीडियो थोड़ा लंबा बन गया है, इसलिए अगर ये पसंद आएगा तो इसके बाद का मैं अगले वीडियो में बना दूंगा। ओके, नोट्स बनाने के लिए आप स्क्रीनशॉट लेके इसको बना सकते हैं, ठीक है। थोड़ा लंबा लगेगा लेकिन मार्क देखकर आपको खुद का दिमाग लगाना है और उसको बनाना है। फिगर ज़रूर बनाना, क्योंकि फिजिक्स में फिगर का प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है। ये भी नोट्स बना लेना। मेरी तरफ से की गई एक छोटी सी मदद है, आई होप आप लोग को समझ आई हो। और आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण को अगर आपको पहला वीडियो अच्छा लगेगा तो मैं उसको भी एक्सप्लेन कर दूँगा। ओके, बाय।